नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। शाम को 5 बज चुके हैं और वक्त चला है देश की सबसे सार्थक बहस ललकार का। ललकार में आज हम बात करेंगे जिस तरीके से मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल ललकारते नजर आ रहे हैं और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो बेहद अहम और दिलचस्प मानी जा रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर चुनावी उद्घोष कर दिया है और एमपी में सियासी लड़ाई के लिए बीजेपी ने अपने 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस राजनीतिक शंखनाद की सबसे खास बात यह रही कि नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल सरीखे केंद्रीय मंत्रियों के नामों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही बीजेपी ने कई सांसदों को भी चुनावी ताल ठोकने के लिए मध्य प्रदेश की चुनावी जंग में उतार दिया है। इधर चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस का कहना है कि इस बार बिकाऊ नहीं बल्कि टिकाऊ उम्मीदवारों को ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी के बयानों से साफ हो रहा है कि 23 के प्लान के सहारे दोनों राजनीतिक दल 24 को आसान करने में लगे हुए हैं और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की साथ ही समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी भी अपने उम्मीदवारों के साथ मध्य प्रदेश के चुनाव में उतरने जा रही है। ऐसे में एमपी का चुनाव मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या आखिर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारकर क्या कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा देगी? आइए जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ समीकरण समझाने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में क्या कुछ है। तो बीजेपी की जीत का जो प्लान है 3 राज्यों में चुनाव, एमपी में बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, 3 राज्यों का यह प्लान है और जीतने का यह प्लान बन रहा है। तो सबसे खास बात यह है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कब्जा है। तो इन कब्जाधारी दल का यानी कांग्रेस का यहां से बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। बीजेपी एमपी में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाएगी और शिवराज सिंह के साथ ही पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और जीत का प्लान पूरा बनाती नजर आ रही है। जनता को डबल इंजन की सरकार के फायदे भी गिनाए जाएंगे जो कि लगातार किए भी जा रहे हैं। और ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि क्या वास्तव में जनता इन सारे मुद्दों को समझेगी? कांग्रेस शासित प्रदेशों में कांग्रेस की नाकामी को सामने लाया जाएगा। यह भी बड़ी रणनीति का एक हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी का, जो कि भारतीय जनता पार्टी अपनाती नजर आ रही है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जो विशेष रणनीति है उसके तहत यह कहा जा रहा है कि दरअसल मध्य प्रदेश में इस बार कोई भी सीएम फेस नहीं होगा, यानी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ा जाएगा। अब सुनिए दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा। दरअसल उन्होंने कहा कि इस बार बिकाऊ नहीं बल्कि टिकाऊ उम्मीदवारों को ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने शायद 2018 के विधानसभा चुनाव को याद करते हुए उन्होंने इस शब्द, इन लाइनों का इस्तेमाल किया है और वो कह रहे हैं कि दरअसल इस बार जिन कैंडिडेटों को मैदान में उतारा जाएगा वो टिकाऊ होंगे, बिकाऊ नहीं। कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं दूसरी लिस्ट पर एक ही बात फिट है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपने सांसदों को विधानसभा के टिकट देकर साबित कर दिया है कि भाजपा ना तो 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत रही है ना 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि ये वो मान चुकी है कि एक पार्टी के रूप में तो वो इतना बदनाम हो चुकी है कि चुनाव नहीं जीत रही है, तो फिर क्यों ना तथाकथित बड़े नामों का सहारा लिया जाए, ये कमलनाथ कह रहे हैं। और बड़े नामों पर ही दांव लगाकर देखा जाए, अपने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा को अब आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि उसको लड़वाने के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं, तो फिर वोट देने वाले कहां से मिलेंगे? ये बड़ा निशाना साधा है। भाजपा आत्मविश्वास की कमी के संकट काल से गुजर रही है। कमलनाथ ने यह बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने आगे कहा कि अब की बार भाजपा अपने सबसे बड़े गढ़ में सबसे बड़ी हार देखेगी। कांग्रेस भाजपा से 2 गुनी सीट जीतने जा रही है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार डबल हार की ओर बढ़ रही है। तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से और यह बड़ा दावा किया जा रहा है कि दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी भी बेहद अहम रणनीति बनाती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है और यही वजह है कि 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ
7 सांसदों को मध्य प्रदेश के चुनावी समर में उतार दिया है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा दे। अजय धवले जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राम पांडे जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और मनोज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर रमेश ठाकुर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय धवले जी, क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में बेहद खतरा नजर आ रहा है? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि अब शिवराज सिंह के सहारे, उनके चेहरे पर, उनके दम पर, उनके कामों पर चुनाव जीता नहीं जा सकता है। यही वजह है कि 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसदों को चुनावी जंग में उतार दिया गया। स्पष्ट रूप से आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को पहले भी हल्के में नहीं लिया था। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने 3 देश के कैबिनेट मिनिस्टर को मध्य प्रदेश के चुनाव में भेजा था। हम देख लेंगे कि भूपेंद्र यादव जी प्रभारी बन के आए थे, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक बन के आए, श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी सहसंयोजक प्रभारी बन के आए। तो चुनाव तभी से आप लोगों को समझ लेना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का ही चुनाव नहीं, देश के किसी भी राज्य का चुनाव हल्के में नहीं लेती, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से ही जनता की सेवा करने का आपको मौका मिलता है। तो जिस माध्यम से आपको जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है, उस माध्यम को आप अच्छे से ही करोगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की कल 39 उम्मीदवारों की लिस्ट आई, उसमें हमारे 7 सांसद, जिनमें हमारे 3 केंद्रीय मंत्री भी सम्मिलित हैं, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ये देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रेटेजी के तहत, आप पहले से देखिए कि हमने चुनाव के 3 महीने पहले 39 प्रत्याशियों की सूची जारी की, जो हम सीटें हार गए थे। अब ये इस जो आज कल जो सीट सूची जारी की गई, उसमें भी अधिकतर वही सीटें जहां हम हार गए, कुछ एक सीटों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि पार्टी और संगठन का स्पष्ट रूप से ये मानना है कि हम हमारे प्रत्याशियों को, हमारी कार्यकर्ताओं को और हमारी वोटर्स को एक भरपूर समय देना चाहते हैं, जिससे वो हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे वोटर, हमारे प्रत्याशियों को जान सके। दूसरा, बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाने से चुनाव को हम एक अलग स्टैंड पे लेके गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आपको देखना पड़ेगा, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और यहाँ कोई नेता नहीं होता है, सारे कार्यकर्ता होते हैं। आज आप सभी वरिष्ठों के आप बयान सुन लीजिए, नरेंद्र सिंह जी का, प्रहलाद पटेल जी का, कैलाश जी का, सब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पहले तो कार्यकर्ता है। यदि हम पहले कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता को संगठन जो जवाबदारी देगा, वो कार्यकर्ता संगठन की जवाबदारी निश्चित रूप से जमीन पे जाके। ठीक है अजय जी, एक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं। एक कमेंट ले लेते हैं। डॉक्टर राम पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। अब बीजेपी की रणनीति का काट कैसे निकालेंगे आप? केंद्रीय नेतृत्व उतरना पड़ा, जिनको चुनाव लड़ाना था वो खुद चुनाव लड़ने आ गए मैदान पर। जी, इससे भी बड़ी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की कर्नाटक में थी, और इससे भी बड़ी रैलियां कर्नाटक में थी, इससे भी बड़े नेता कर्नाटक में थे, इससे भी ज्यादा पैसे की बर्बादी कर्नाटक में थी। कर्नाटक में ये सारे प्रयोग कर चुके हैं, उन प्रयोग को यहाँ दोहराया जा रहा है। और सच मायने में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान का अपमान कर रही है, जनता को धोखा दे रही है, पैसे की बर्बादी कर रही है। सही बात तो ये जो सांसद है उसके अंतर्गत 5-6 विधानसभा आती है, तो उसकी ड्यूटी है कि अपनी विधानसभाओं को और संसदीय क्षेत्र को देखे। और एक केंद्रीय मंत्री के अंतर्गत पूरा देश आता है। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं, उन्हें देश की चिंता नहीं है, देश जाए भाड़ में, एक छोटी सी विधानसभा दिमनी में जाकर उनको बैठा दिया गया है। प्रहलाद पटेल उनके अंतर्गत में खाद्य मंत्री हैं, वो पूरे देश के खाद्य की चिंता होनी चाहिए उनको एक जबलपुर की विधानसभा पर जाकर बैठा दिया गया है। अश्विनी रेल मंत्री हैं, रेल दुर्घटना हो गई, 300 लोग मर गए और अश्विनी जी की ड्यूटी मध्य प्रदेश में लगा दी गई है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इस तरह से लगा रखी है। अब ये यदि विधानसभा जीत जाते हैं तो संसद के लिए फिर चुनाव होंगे, फिर पैसे की बर्बादी होगी। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का अपमान करती है, संविधान का अपमान करती है। अब आ जाते हैं चुनाव पर। दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर जी खड़े हुए हैं, क्या दिमनी में महंगाई नहीं है क्या? महंगाई से दिमनी में लोग परेशान नहीं है क्या? राकेश सिंह केंद्रीय मंत्री जबलपुर से लड़ रहे हैं, क्या जबलपुर में महंगाई नहीं है? मध्य प्रदेश में जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी। अरे दोनों जगह विधायक तो आपके हैं, क्या विधायकों ने क्या किया, कहां पर आंदोलन खड़ा कर दिया? जी, दिमनी विधानसभा की मैं बात करूं
कि 2018 में कांग्रेस के विधायक जीते थे, 35 करोड़ में बिक गए, वो बीजेपी में चले गए। फिर उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में वो बीजेपी से हार गए। उनको बोला गया था कि भैया आप बेंगलोर चलो, आपको टिकट भी दिया जाएगा। बेचारे उस बिकाऊ का टिकट भी काट दिया गया, उनकी जगह नरेंद्र सिंह तोमर को दे दिया गया। तो एक तो उस आदमी को लिया गया, 35 करोड़ दिया गया, उसके साथ वादा किया गया, भले ही हमारी तरफ से वो गद्दार था, लेकिन आपके लिए तो वो अच्छा था ना। आपने उसके साथ क्यों धोखा दिया, आपने उसका टिकट क्यों काटा, जबकि आपने उसको वादा किया था बेंगलोर ले जाकर। तो इस तरह की जो परिस्थितियां हैं मध्य प्रदेश की हर विधानसभा में है, और इतने बड़े नेताओं को उतारना, ये मान के चलना है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में हार रही है, डरी हुई है, घबराई हुई है। ठीक है, अच्छी बात है डॉक्टर राम पांडे जी, अपने अपने दावे हैं, लेकिन अगर सरकार नाकाम रही तो आप घुटने टेक देते, विपक्ष इतना मजबूत रहा है और ऐसे में आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। खैर आएंगे दोबारा आपके पास। मनोज यादव जी, क्या रणनीति है मध्य प्रदेश में, आपकी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि कल से 2 दिवसीय दौरे पर आपके नेता मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं, रैलियों को संबोधित करेंगे? निश्चय ही समाजवादी पार्टी हर बार मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती है। हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस भी रहा है। 7 विधायक एक दौर में थे, 7 विधायक समाजवादी पार्टी के थे, और कमोबेशी कभी ऐसा नहीं रहा कि हमारे पास सीटें ना हो। हर बार समाजवादी पार्टी को सीटें मध्य प्रदेश की जनता देती है। अब अभी बीजेपी के प्रवक्ता एक बात कह रहे थे तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। 20 साल से, यानी 2 दशक से बीजेपी का राज है मध्य प्रदेश में, और ये यहाँ पे परिभाषा बता रहे हैं कि हम कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी, दुनिया का सबसे बड़ा दल है। ये सुनने के लिए थोड़ी नहीं जनता ने आपको 2 दशक दी। आपसे काम पता करना, कम से कम 20,000 नहीं तो 2,000 काम गिनाओ। अगर 2,000 काम नहीं गिना सकते तो 200 काम गिनाओ। अगर 200 भी नहीं गिना सकते तो 20 काम गिनाओ। कौन गिनाएगा भाई? आप ही को तो गिनाना है ना। आपने मध्य प्रदेश का क्या हाल हवाल बदला, मध्य प्रदेश में करप्शन कहाँ पहुंच गया, मध्य प्रदेश में चाहे वो चंबल हो, चाहे भिंड हो, चाहे मुरैना हो, चाहे जिस तरह के तमाम सारे क्षेत्र हैं, बड़ी दुश्वारियों से मध्य प्रदेश का भौगोलिक संरचना है, आपने उसमें क्या परिवर्तन कर दिया है, ये सारी बातें जनता जानना चाहती है। चाहे आपके प्रधानमंत्री हो और चाहे आप हो, पता नहीं क्या बताया करते हैं जनता को, क्या कन्फ्यूजिया करते हैं। ये बातें अच्छी नहीं है। सारे राजनीतिक दल जाएंगे जिनका स्पेस है मध्य प्रदेश में। हाँ, निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है उसमें चाहे समाजवादी पार्टी हो, आप पार्टी हो, ये इन लोगों का स्पेस है, वो लड़ने जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन के पास पूरे 38 के 38 दलों में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो इन 4 राज्यों के चुनाव में लड़ने में, यानी कि इनकी रणनीति है आपकी। मेरा सवाल ये भी है साथ में, नहीं अभी 6 सीटों पे हमारे प्रत्याशी घोषित हो गए। हाँ बिल्कुल, उतने ही सीटों पे अभी प्रचार प्रसार हो रहा है। आगे अब आचार संहिता लगेगी तो क्या होगा, कैसे होगा, वो आने वाले समय में पार्टी नेतृत्व तय करेगा। लेकिन सरकार अपना सरकार ही कह लूं, चुनाव आयोग न कहूं, सरकार ही तय करे कि वो कब चुनाव कराएगी, क्योंकि चुनाव आयोग तो खुद पता नहीं कैसे कब क्या करता है। वो तो उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल वाले ट्वीट कर देते हैं कि चुनाव इस तारीख को होगा। तो ये तय करके बता दे तो हम भी अपनी आगे की रणनीति स्पष्ट कर देंगे। लेकिन आगे की रणनीति आप भी कर दो। एक बात योगेश जी स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी मध्य प्रदेश में अपने सबसे बुरे दौर में परिणाम के थ्रू जाने जा रही है। ये वहां की जनता की आवाज। चलिए ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है मनोज यादव जी, कहीं आप जो कांग्रेस की मुसीबतें हैं उसको और कहीं बड़ा ना कर दें, ये बड़ा सवाल है। आएंगे आपके पास दोबारा। रमेश ठाकुर जी, आप जिस तरीके से देख रहे हैं पूरा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी पूरा दमखम लगा दे रही है, कोई रिस्क लेती नजर नहीं आ रही है। नरेंद्र मोदी जी खुद वहां पर रैली कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश देश का दिल है, और ऐसे में युवाओं को वो अपने पाले में लाने के लिए महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं। लगातार पूरी रणनीति चारों तरफ से कांग्रेस को घेरने में जुटी हुई बीजेपी। देखिए योगेश जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बोलिए आप। योगेश जी देखिएगा, इस बार का जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प होने वाला है कभी 2018 के मुकाबले। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री की पहली रैली हुई है राजस्थान में, तो उसमें आपने देखा होगा कि महिला आरक्षण बिल को इन्होंने चुनावी इवेंट बना लिया। हमें लग रहा था जिस दिन पार्लियामेंट में तक ये आने वाला था और पटल पे जब इस पे सब चर्चाएं होंगी, पास होंगी, तो ये लग रहा था कि चुनावों में इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि कुछ नेताओं ने इसको डिनाई करा कि ऐसा नहीं है, और ये तो एक योजना थी, बहुत पहले से योजना थी और मैनिफेस्टो में थी भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने लागू कर दिया। लेकिन
अब साफ हो गया, क्लियर हो गया, चाहे चंद्रयान 3 हो जाए, चाहे आपका महिला आरक्षण बिल हो जाए, तो इनको ये चुनावी इवेंट बनाएंगे। और दूसरा चीज आपने भी बताया कि जैसे बड़े नेता नरेंद्र सिंह तोमर को एमपी में उतारा जा रहा, ये किसी भी पार्टी का एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। उसके लिए जो जमीनी स्तर पर जो नेता होते हैं, जो चुनाव विधानसभा का लड़ते हैं, और उसके बीच में अगर सेंट्रल से अगर कोई आता है तो एक उनका कॉन्फिडेंस जो है विधायकों में और उम्मीदवारों में ये कम हो जाता है। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिहार जब चुनाव हुआ था उसमें भी इन्होंने एक बड़े नेता को शाहनवाज हुसैन को उतारा था, उसके बाद जीते भी, मंत्री भी बने, तो ये की स्थिति होगी। हालांकि इसको मुझे लग रहा कांग्रेस की भी कभी ना कभी इसको कॉपी करेगी, तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं डॉक्टर रमेश जी, ठीक है, आपने बिहार का जिक्र किया, उत्तराखंड पे भी हम जा सकते हैं, एक आध मंत्रियों को उतारा गया, केंद्रीय मंत्रियों को, ठीक बात, अच्छी बात है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि 3-3 मंत्रियों को, 7-7 सांसदों को, और अभी ये लिस्ट अभी समाप्त नहीं हुई है, अभी आने वाली अगली लिस्ट में, क्योंकि अगर हम चंबल का जिक्र करें तो जहां पर वहां भी सिंधिया परिवार का भी वहां पर जनाधार रहा है हमेशा से, और ऐसे में वहां के कार्यकर्ताओं में भी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार शिवराज सिंह के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, मतलब जो ये दिग्गज नेता हैं सबको आश्वासन दिया गया होगा कि भाई अगर आप जीत करके आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री आप ही हो सकते हैं, तो जाहिर तौर पर है सिंधिया परिवार में, सिंधिया को भी उनके भी कार्यकर्ताओं में जोश खरोश होगा कि सिंधिया साहब आए, चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री बने, तो आने वाली लिस्ट में उनका भी नाम हो सकता है इस तरह। तो योगेश जी, भारतीय जनता पार्टी यहीं पे गलती कर रही है। हाँ। इस बार चुनाव के लिए जो आपने कहा, हाँ, कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, ये बात से साफ हो गई है पानी की तरह। अगर ऐसा होता है तो स्थिति जो इन्होंने रिजल्ट, जो अनुमान इन्होंने लगाया, तो उसके मुताबिक रिजल्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है इस बार। एक तरफ गुट है ज्योतिरादित्य सिंधिया, कि उनकी राजनीति का, राजनीतिक भविष्य का एक पहला चुनाव है और आखिरी चुनाव है। अगर इसमें वो लेफ्ट राइट अगर होते हैं तो उनके कैरियर पे बड़ा सवाल निशान लग जाएगा, और उसके बाद में अगर इन्होंने किसी तरीके से अंडरएस्टिमेट करा शिवराज सिंह चौहान को, तो उसका खामियाजा इस बार ये बहुत अच्छी तरीके से भुगतेंगे। अब इस समय मध्य प्रदेश में जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो छीनी हुई है। मैंडेट किसको मिला था? कांग्रेस को मिला था, कांग्रेस की सरकार थी। तो ये सारे फैक्टर हैं जिसको जनता खुद से एनालिसिस करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ये मान के चल रही कि स्थिति बहुत खराब है, हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसको मजबूत करने के लिए अगर आप दिल्ली से दौरों को अगर लिस्ट उठा के अगर आप देखो, तो उन दौरों में सबसे ज्यादा जो दौरे हैं सेंट्रल मिनिस्टर के हैं, और उनमें प्रधानमंत्री का दौरा सबसे ज्यादा है। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी में खलबली है ही। और इसी तरीके से अगर आप मध्य प्रदेश में आप जब राजस्थान में आ जाओगे, स्थिति वहां पे भी ऐसी आपको दिखाई देती है। और वहां सबसे अच्छी बात इस बार ये देखने को मिली है कि जो नेताओं के अंदर, चाहे सीएम या डिप्टी सीएम के अंदर, जो इस समय जो लड़ाइयां लड़ी थी, वो पिछले 2-2.5 महीने से शांत है। सारे के सारे एक मंच पे आ गए हैं। ये हो गया कि हम चुनाव मिलकर लड़ेंगे, तो ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, और क्योंकि सामने वाले की किसी भी दल को या नेता को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बेचैन करती नजर आ रही है, मुझे लग रहा है आपके मुताबिक। नहीं, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन, अभी सपा के हमारे मित्र बता रहे थे, और बिल्कुल सही कह रहे थे, देखो सपा पहले भी चुनाव वहां पे लड़ती रही है, इस बार भी लड़ रही है, और इस बार जिस तरीके से इनके सीटों का बंटवारा होगा, एक मिलके लड़ेंगे, तो मुझे लग रहा है तो इस बार का जो चुनाव है तो आसान होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले इनका इंडिया गठबंधन को। ठीक है, क्योंकि नेताओं का जो गठजोड़ है, नेताओं की जो गठबंधन है, और इनका जो एकजुटता है, वो दिखाता है नहीं, लेकिन डॉक्टर रमेश ठाकुर जी एकजुटता दोनों राज्यों में मौजूद ये राज्य के चुनावों में देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये तो भी आने वाला वक्त बताएगा। नहीं, हम अभी दोनों लोगों से पूछ ले रहे हैं, मनोज यादव जी बता देंगे और हमारे साथ राम पांडे जी हैं, वो बता देंगे। खैर आएंगे, लेकिन अजय धौले जी, डॉक्टर रमेश ठाकुर जी को भी आपने सुना, बेचैनी तो है। अगर बेचैनी ना होती तो मनोज यादव जी भी कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री के कामों को आप गिनाइए, मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़िए, और मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, केंद्रीय मंत्रियों को उतारा जा रहा है। घबराहट है तभी ना। नहीं, राज्य में अब कांग्रेस तो कह रही, राज्य में आपके पास नेता नहीं है, आपके पास प्रत्याशी आपको नहीं मिल रहे हैं, तो वोट देने के लिए कौन मिलेगा? कांग्रेस के नेता तो ये आरोप लगा रहे हैं।
जी योगेश जी, आप अगर भारतीय जनता पार्टी के मूल को समझेंगे तो आप चुनाव भारतीय जनता पार्टी कैसे लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जनता के बीच में जाके जनता के लिए लड़ने का काम करती है। रही बात शिवराज सिंह जी की, तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी मध्य प्रदेश में स्पष्ट रूप से हमारे नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। क्योंकि देखिए, हम ये 20 साल बाद, मतलब हम ये हमारा 5वां चुनाव होगा। आपको ये देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारे फैक्टर, हमें हमारे ही कामों से अच्छा करना है, क्योंकि हर बार हमारी लड़ाई खुद से है, हमें हमारे पिछली सरकारों से ज्यादा अच्छे काम करने हैं। तब जब हम जनता को दिखाएंगे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास इतने सारे नेता हैं और इतना बड़ा सबका सामूहिक नेतृत्व है, तो हम चुनाव में अच्छे से कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी के बाद राम पांडे जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को आना पड़ रहा है, सबको आना पड़ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में इकलौता ऐसा दल है कि जो चुनाव जैसा लड़ता है। हम कांग्रेस जैसे किसी आउटसोर्स नहीं कर देते हमारे काम को। हमारा यहाँ का नेतृत्व है, हमारा देश का नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व। आप कह रहे हैं आउटसोर्स नहीं कर रहे हैं, पूरी सरकार आउटसोर्स से चल गई 5 साल। किसकी? हमारी सरकार आउट। देखिए, आप फिर से गलती कर रहे हो योगेश जी। सरकार हमने नहीं गिराई थी। उनके 28 विधायक उन कांग्रेस से नाराज थे, नाराजगी की वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ली, फिर चुनाव लड़े, फिर जीत के आए, फिर आप सरकार को समर्थन दिया। हमने उनकी सरकार नहीं गिराई थी। कांग्रेस अपना घर संभाल नहीं सकती और दूसरों पे दोषारोपण करने से नहीं होता। कमलनाथ जी, और आप देखिए दिग्विजय सिंह जी को इन्होंने पूरे गेम से आउट कर दिया, कहीं इनका पोस्टर नहीं लगा रहे। तो आपको इनकी जो लड़ाई है और इनका अंतर्द्वंद इनका खुद का दिख रहा है। हम तो स्पष्ट रूप से जा रहे हैं। हम अगर हमारे सांसद को चुनाव लड़ना होता तो हमको अगर डर होता तो हम सबसे आखिरी में हमारे बड़े नेताओं को चुनाव लड़ते नहीं। हमने आज 2 महीने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी चुनाव लड़ेंगे, हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी चुनाव लड़ेंगे, प्रहलाद पटेल जी चुनाव लड़ेंगे, राकेश सिंह जी लड़ेंगे, रीति जी लड़ेंगे। हमने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया 2 महीने। तो ये रणनीति आपकी राजस्थान, छत्तीसगढ़ में या अन्य राज्यों में क्यों नजर नहीं आ रही है जी? यही रणनीति राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, यहाँ रणनीति क्यों नजर नहीं आ रही? वहां पर क्यों नहीं प्रत्याशी? राजस्थान में देखिए, वहां की जो सरकार है, हाँ, और नारी सम्मान का अगर कहीं बहुत ज्यादा अपमान हुआ है देश में तो राजस्थान में हुआ है। वहां की जनता ने ठान लिया, भाजपा को बहुमत मिलने जा रहा है। अब आप ग्राउंड सर्वे कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से राजस्थान में सरकार। अजय भाई, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आना, वो खुद ही शॉक्ड है इस बात को कि मेरा आ गया, और आप कह रहे हो कि 2 महीने से चर्चा हो रही है। उनका नाम आने का मतलब है उनका डिमोशन होना। उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, इसलिए उनको वहां धकेला जा रहा है। आप सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है? 2 महीने पहले तक कुछ नहीं, हम दिल्ली में बैठते, हमें मालूम है ना। वो खुद ही शॉक्ड है, वो शॉक्ड है कि हमारा नाम कैसे आ गया। मैं तो अच्छी खासी मंत्रालय चला रहा हूँ, सब कुछ चल रहा है, ये क्या पड़ेगा आपको ये समझना पड़ेगा। हमारे समझने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा, जनता को समझाना पड़ेगा, और प्रदेश की जनता को इसको आपको ढंग से समझाना पड़ेगा कि हमने नरेंद्र सिंह तोमर का नाम इसलिए रखा, इसलिए चुनाव में उतारा, वो इसलिए जो सारी चीजें बिगड़ रही है ना, वो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। पहले भी मैंने कहा, किसी भी बड़े नेता को उतारना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन परिस्थितियां देखी जाती है, किस परिस्थितियों में आप लोग उतार रहे हो, वो बहुत मायने रखती है। वो मैसेज मुझे लग रहा है इस बार गलत जा रहा है। तोमर जी एक हारी हुई सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिमनी हमने हारी है वहां पे नरेंद्र सिंह तोमर जी चुनाव लड़ रहे हैं, किसी सेफ सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे। आपको थोड़ा सा आप एनालिसिस ऐसा भी कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी एक अपने वरिष्ठ नेता को ऐसी सीट पर लड़ा रही है जो भारतीय जनता पार्टी सीट हार गई है। तो भारतीय जनता पार्टी जनादेश का सम्मान करने के लिए वहां जा रही है और अपने बड़े नेता के साथ जा रही है। चलिए ठीक है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी उतार सकते थे वहां पे। नहीं, अब हमने अभी इसी बात का जिक्र किया, जो आमने सामने हुआ करते थे जो नेता, वही बात हमने किया कि सिंधिया और तोमर साहब आमने सामने हुआ करते थे, आज एक साथ हैं, एक ही पार्टी में है, और आने वाले समय में भाई अगली लिस्ट में उनका भी नाम सामने आ सकता है, जाहिर तौर पर है। हमने कहा ना कि उनके कार्यकर्ताओं में भी जोश खरोश होगा कि हमारा भी नेता मुख्यमंत्री बने। कौन नहीं चाहता कि उनका नेता मुख्यमंत्री नहीं बने, और सबको मुझे लगता है ये आश्वासन दिया गया होगा, जो चुनाव जीत के आएगा उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इतने बड़े नेता चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ठीक है अजय धौले जी। डॉक्टर राम पांडे जी, क्या आपको ये नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनावी जंग लड़ते हुए आपकी मुश्किलें नहीं बढ़ाएंगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का दम ठोक दिया है, उसने कहा हम 230 की 230 पे चुनाव लड़ेंगे। जी, आम आदमी पार्टी, सपा और अन्य पार्टियों से जो हमारा गठबंधन हुआ है वो इसी बात को लेकर हुआ है कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तानाशाही को खत्म करना है और देश को नफरत से बचाना है।
और ये हमारा जो गठबंधन है ये लोकसभा चुनाव के लिए है। तो समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या अन्य कोई पार्टी हो, जब हम स्वयं ही कह रहे हैं कि संविधान और लोकतंत्र को बचाना है, तो जो भी पार्टियां मध्य प्रदेश में आ रही हैं उनका स्वागत है। यही तो लोकतंत्र है, यही तो संविधान है। और जो हमारा गठबंधन हुआ है मेनली चुनाव के लिए हुआ है। और आम आदमी पार्टी और बसपा ने तो अपनी कई जगह सीट भी डिक्लेयर कर दी है। बीजेपी से पहले दिमनी, जहां से नरेंद्र सिंह तोमर लड़ रहे हैं, वहां से बसपा ने अपनी पहले ही सीट डिक्लेयर कर दी है। तो यदि हम ये कहें कि जो पहले सीट डिक्लेयर कर रहा है वो जीतेगा, तो इस हिसाब से तो नरेंद्र सिंह तोमर हार चुके हैं, क्योंकि वहां बीएसपी अपना प्रत्याशी पहले डिक्लेयर कर चुकी है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ रुझान ऐसे होते हैं जिनसे पता चलता है कि कौन सी पार्टी जीत रही है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, तब से लेकर आज तक मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वालों की लाइन लगी हुई है। पिछले 3-4 महीने से भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, तमाम तरह के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पिछले 20 सालों में भी देख लें तो इतनी बड़ी संख्या में कभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नहीं आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 10 करोड़ कार्यकर्ता हैं। अब बताइए 10 करोड़ कार्यकर्ता में इनको चुनाव लड़ाने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों को लाया जा रहा है, आगे से उनको सरपंच का भी चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कई जगह सरपंच का भी चुनाव हार चुकी है। तो हो सकता है अमित शाह भी आ जाए, बाद में मोदी जी भी आ जाए, मोहन भागवत भी आ जाए। ठीक है, लोकतंत्र है, लड़ सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र का, संविधान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और महिला सबको अधिकार है, लेकिन हमने सवाल डॉक्टर राम पांडे जी इसलिए पूछा क्योंकि कल को फिर यही कुछ ऊपर नीचे होता है, मान लीजिए, तो आप फिर यही कहेंगे कि समाजवादी पार्टी यहाँ नहीं चुनाव लड़ती, आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती, तो हमारा प्रत्याशी जीत जाता। उदाहरण के तौर पर हम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का। उत्तर प्रदेश में जब घोषित उपचुनाव हुआ तो वहां पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी मैदान पर नहीं उतारा। उसने कहा कि समाजवादी पार्टी, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राय साहब ने कहा कि उत्तराखंड में अगर, अच्छा आवाज नहीं मिल पा रही आपको, चलिए ठीक है, आवाज मैं आपकी ठीक करवा रहा हूं। मनोज यादव जी, कुछ ऐसी स्थिति कहने को फिर ऊपर नीचे मान लीजिए कुछ होता है तो फिर वही स्थिति आ जाएगी जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बीच एक ही सीट पर, महज एक ही सीट पर इस तरीके के बयान आने लगे, तो लंबी साथी की जो लंबा साथ चलना है, कैसे चल पाएंगे फिर आप लोग साथ में? योगेश जी, जब तक चुनाव की डेट नहीं आ जाती है, सीटों में प्रत्याशियों के नाम डिक्लेयर नहीं हो जाते, तब तक ये सवाल आपका वाजिब नहीं। हो सकता है इंडिया गठबंधन साथ में ही लड़े। नहीं, हमारा सवाल इसलिए वाजिब क्योंकि नहीं, राम पांडे जी ने खुद कहा कि ये हमारा गठबंधन जो है विधानसभाओं का नहीं है, लोकसभा का है, इसलिए वहां पर समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, हम भी चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद ये सवाल खड़ा किया मैंने। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हो सकता है कोई अंडरस्टैंडिंग बनी जाए, कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा। सारी सीटें समाजवादी पार्टी, आप पार्टी दो ही तो राजनीति कर रहे, तीसरा तो कोई है नहीं। बीएसपी हमारे उसमें नहीं है, इंडिया गठबंधन में, तो जाहिर सी बात है बीएसपी अपनी सारी सीटों पे चुनाव लड़ा है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। हाँ। और एक अंडरस्टैंडिंग है इंडिया गठबंधन के दलों में कि कहाँ कैसे किसको लड़ाना है और कहाँ कैसे किसको नुकसान पहुंचाना है और कहाँ कैसे चुनाव जीतना है, ये अंडरस्टैंडिंग है, इसमें दो राय नहीं। अगर हमारा संवाद लोकसभा के चुनाव को लेके है तो हमारा संवाद इस बात को लेके भी रहेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन समस्या इस बात की है कि मौजूदा सरकार, जो इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा दल है, हाँ। जिसमें इतने कमल खिल गए, वहां पे अब कमलनाथ के सामने इनके पास प्रत्याशी नहीं उतरने समझ में आ रहे हैं, ये बड़ी दुख की बात है। अगर आप नरेंद्र तोमर को लेके आ रहे हैं तो कह दो ना शिवराज सिंह चौहान को हटा रहे हैं और नरेंद्र तोमर को मुख्यमंत्री का चेहरा बना रहे हैं। कुछ तो कहो, जब कुछ कहोगे, मैसेज दोगे, तब तो हो सकता है कंफ्यूजन ना हो। लेकिन अभी कमोबेश स्थिति है, मध्य प्रदेश की जनता की आवाज भी यही है और लोगों की भी यही आवाज है कि बीजेपी हटनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण डेटा मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को और सभी दलों को आईने की तरह दिखाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी कल बोल रहे थे कि महिला आरक्षण बिल लेके आए हो, आरक्षण पे बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, और ये विपक्ष के लोग विरोधी हैं। तो मौजूदा 3 सरकारों ने, चाहे वो कमलनाथ जी की सरकार रही हो, चाहे झारखंड में शिबू सोरेन के बेटे की सरकार रही हो, चाहे छत्तीसगढ़ में बघेल जी की सरकार रही, इन तीनों स्टेटों में जो पिछड़ों का आरक्षण है वो 14% के करीब था और कहीं पे और भी कम।
तो उसके कैप को बढ़ाने के लिए वहां पे सदन में पास करके फाइल राज्यपाल के पास है। अगर पिछड़ों से इतना प्यार है मोदी जी को, क्योंकि खुद पिछड़े प्रधानमंत्री हैं, तो वो क्यों नहीं अब तक आरक्षण लागू कर दिया? करना चाहिए था ना। राज्यपाल क्यों उस पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं? क्यों नहीं पिछड़ों का आरक्षण दे रहे हैं? इनके पास ना तो कोई मुद्दा है, ना इनके पास कोई नियत है काम करने की। और मैंने कहा था ना, बीजेपी के प्रवक्ता ने 20 काम गिना देने चाहिए, अब तक 20 भी नहीं हुआ है। मतलब डिमांड तो 20,000 की है। इतने दिनों हजारों की सरकार आपके पास है। चलिए धवले जी से नहीं बता पाए। धवले जी कुछ काम गिना दीजिए। देखिए मनोज यादव जी मैं काम गिना देता हूँ। देश में 50 करोड़ जनधन के खाते खुले, देश में 11 करोड़ शौचालय बने। अरे वो देश के केंद्र के नहीं, वो कह रहे हैं राज्य के गिनाइए। शिवराज सिंह राज्य के देखिए 1 करोड़ 32 लाख 1 करोड़ 32 लाख लाडली बहनों के खातों में 36 करोड़ से अधिक ये योजना ही नहीं आप तो मनोज अरे काम बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या काम किए हैं? वो लाभार्थी योजना कौन सी गिनाने की योजना है? स्क्रीन पे मनोज यादव जी को लीजिए और धवले जी लाभार्थी योजना गिनाने का सवाल नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डेवलपमेंट किया, एजुकेशन में क्या डेवलपमेंट किया, आपने जो हॉस्पिटलिटीज में क्या आपने डेवलपमेंट किया, स्वास्थ्य शिक्षा पे बात करिए, सुरक्षा पे आपके क्या इंतजाम रहे। अगर ये सब चीजें आप बता सकते हैं तो बताइए, और इस पे आपको एक काम से हजारों काम बताने चाहिए। आप कह रहे हैं वो लाडली बहना योजना और ये मोदी जी ने शौचालय बना दिए, मोदी जी ने मकान बना दिए और सेंट्रल गवर्नमेंट की सड़क निकल गई, मध्य प्रदेश के बीच से निकल गई, वहाँ पर ये काम नहीं है। देश में कानून की अगर कहीं धज्जियां उड़ी थी तो आपके अखिलेश यादव जी के राज। अब हमारे पे आ गए, मैंने काम आपसे पूछा, आप हमारे हम तो 7 साल से सरकार में नहीं है, वी आर आउट ऑफ गवर्नमेंट। अरे हम 7 साल से सरकार से बाहर है भाई। देखा मैं योगी जी कह रहा था 20 काम नहीं गिना पाए, जो सरकार 20 काम न गिना पाए वो सरकार से क्या लेना देना? जनता न जनता से इनका कोई सरोकार और न जनता के मुद्दों से इनका कोई सरोकार। इसलिए जनता ने तय किया है कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हम ऐसी सत्ता चाहते हैं मध्य प्रदेश में जो जनता के हितों के लिए काम करे, पिछड़ों के लिए काम करे, आदिवासियों के लिए काम करे, दलितों के लिए काम करे, अल्पसंख्यक के लिए काम करे, और जो लोग आगे हैं लोगों के लिए भी काम करे। अगर ऐसा नहीं कर सकती तो शिवराज सिंह चौहान को कोई राइट नहीं बनता है कि वो सत्ता में रहे। वेतन घोटाले का वैसे भी उन पर इतना बड़ा आरोप है, आज तक क्लियर नहीं कर पाए। अरे क्लीन चिट ले लो, लास्ट टाइम है, दूसरी सरकार आएगी वेपन में टांग देगी, अंदर चले जाएंगे। मोदी जी से कह के ले लीजिए वेपन में क्लीन चिट जी। चलिए ठीक है। अच्छा डॉक्टर रमेश ठाकुर जी, अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। तो काम गिना दीजिए कुछ ना, धवले जी काम गिना दीजिए कुछ। उसके बाद आते हैं ठाकुर जी। देश की महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए इस देश में 11 करोड़ शौचालय बनाने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया काम है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के भारतीय जनता पार्टी गिनाते हो भाई? क्या मध्य प्रदेश का इंडिविजुअल बजट नहीं है क्या? मध्य प्रदेश को इंडिविजुअल बजट नहीं है क्या मध्य प्रदेश की सरकार का? क्या जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार के काम गिनाने लगते हैं? क्या मुख्यमंत्री को एहजाम में आराम करने के लिए बनाया क्या मुख्यमंत्री आपने? शिवराज सिंह चौहान के एहजाम में आराम करने क्या? मध्य प्रदेश का जीडीपी 2003 कोई काम नहीं, विकास दर थी -0.61 जो 2022-23 में है 24%। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। 65,000 करोड़ का निवेश हुआ है पिछले वर्ष। हाउ मच इन्वेस्टीज आपने कितने? मनोज जी आप ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जिस पार्टी से कभी भी विकास ठीक है धवले जी, दरअसल वो पूछ रहे हैं, मनोज जी पूछ रहे हैं कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, कितने विश्वविद्यालय खड़े हुए, कितने मैं बता रहा हूँ ना, आप सुनिए कितने अस्पताल खड़े के काम देख के जाइए जरा। योगी आदित्यनाथ से बाहर हैं आप। अभी एक सेकंड रुकिए, अब आ रहे हैं दोनों के पास वापस आएंगे। डॉक्टर रमेश ठाकुर जी, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर ऐसी स्थिति है, खैर ठीक है, भारतीय जनता पार्टी तो सबसे बड़ी चुनौती है ये कांग्रेस के लिए, क्या आपको ऐसा ये नहीं लगता है कि इनके जो गठबंधन के साथी हैं वो पहले चुनौती तो वो होंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का नंबर आएगा? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक तो मुद्दा ये हो गया, दूसरा मुद्दा ये है भारतीय जनता पार्टी अंतर कलह से सबसे ज्यादा जूझ रही है इस बार। अभी मनोज जी ने बिल्कुल सही कहा, 2-3 चीजें इसमें साफ क्लियर हो गई हैं। जो गठबंधन में इनके साथी हैं वो तो एक पेज फंसा ही रहे हैं, और सबसे बड़ा मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर हम बात करें तो
एक तो शिवराज सिंह चौहान का गुट हो गया और दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुट है। इनके आपस में एक राजनीतिक तौर पे जो रस्साकसी चल रही है और जो अपने को बचाने के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए जो चीजें चल रही हैं, वो दिल्ली बहुत अच्छी तरीके से देख रही है। मुझे लग रहा है यहाँ पे इनका इस बार का सरकार बनाने का और सरकार में दोबारा से रिपीट करने का मकसद नहीं है। इस बार मकसद है अपने को बचाना, अपनी पार्टी को बचाना, दमखम उनको दिखाना, यही हो रहा। जब दिल्ली विधानसभा से नरेंद्र सिंह तोमर को लड़ाने का मकसद वो बहुत अच्छी तरीके से सामने दिख रहा है कि क्यों ऐसी जगह उनको लड़ाया जा रहा, जो हैट्रिक इस बार कांग्रेस मारने जा रही है। और क्या इसलिए कि वहां पे ठाकरों की जो संख्या ज्यादा है, 65-70 हजार के करीब में है और 2 लाख के करीब में वह पूरी जनसंख्या है। और क्या ठाकुर के सहारे तोमर साहब वहां से जीत जाएंगे? ऐसा भी नहीं लगता, क्योंकि वहां उस सीट पे अगर किंग मेकर की भूमिका जो 2 बार से रही है और मुझे लग रहा आगे भी होगी, वो बसपा रहेगी। इस बार हो सकता है कि बसपा इन दोनों की लड़ाई में सीट भी निकाल ले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, ओवरऑल सिनेरियो की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के लिहाज से, तो ये दिल्ली भी जान रही है, मोदी साहब भी जान रहे हैं, साहब जान रहे हैं कि स्थिति मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा कांटे की है और बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरी हुई है। व्यापम घोटाले का जो जिन्न है वो बोतल से बाहर कभी भी आ सकता है। जैसे इन्होंने सरकार बनाई, मैंडेट कांग्रेस को मिला, फिर इन्होंने सरकार बनाई, वो जिन्न उस समय दब गया, लेकिन ये कभी भी बाहर आ सकता है। तो बिंदुवार तरीके से अगर मैं बताऊं तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी कि कहां कहां भारतीय जनता पार्टी इस बार पिछड़ रही है। लीड कौन इस समय ले रहा है? कांग्रेस ले रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस की स्थिति मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी है। उनके सारे हो सकता है क्या, क्योंकि मनोज यादव जी ने जो है एक संदेश जाहिर किया है। वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसी बात हो सकती है कि विधानसभा के चुनाव में भी हम मिलकर के चुनाव लड़ें। ऐसा कुछ लग रहा है क्या? कांग्रेस मानेगी? नहीं, देखो ये तो देखो इनकी पार्टी ये जाने, लेकिन हाँ रमेश ठाकुर जी, सवाल मेरे से तो हाँ देखिए योगेश भाई, इसमें मुझे लग रहा राजनीतिक में कल क्या होता, सुबह क्या होता, शाम को क्या होता है, लेकिन जो गठबंधन जो इनका जो इंडिया बना है वो विधानसभाओं के लिए नहीं है, वो लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन हाँ, असर जरूर दिखाई देगा। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से ये पासा फेंका है वो आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए कदम को रोकने का, वो बड़ा लाजवाब है। मुझे लग रहा मेरी बात से शायद डॉक्टर राम पांडे जी सहमत होंगे। अब जिस तरीके से उन्होंने गठबंधन में शामिल करा है, अब आम आदमी पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। पहले तो खुल्लम खुल्ला कांग्रेस की बुराई करते थे, पार्टियों की बुराई करते थे, उनकी योजनाओं में। अब इन्होंने ऐसा बांध लिया है, उनके कान ऐसे पकड़ लिए, बेटा थोड़ा सोच समझ के बोलना। मुझे लग रहा अगर सेपरेट अगर पार्टी इस बार लड़ती, आम आदमी पार्टी इन तीनों विधानसभाओं में हर जगह, तो मुझे लग रहा कांग्रेस को बहुत अच्छा टेंट मार सकती थी। लेकिन इस बार मुझे लग रहा कांग्रेस बहुत चालाकी से साफ बच गई है, और ऐसे ही मनोज यादव जी के साथ में हुआ है। और ये सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? भारतीय जनता पार्टी को होगा। भारतीय जनता पार्टी यही कह रही थी कि हमें जो हम नहीं कर पाएंगे वो आम आदमी पार्टी कर देगी। लेकिन मुझे लग रहा, तभी मैंने पहली सेगमेंट में कहा था, इस बार का जो चुनाव है 2018 के मुकाबले बड़ा दिलचस्प होगा। डॉक्टर राम पांडे जी। वो रमेश ठाकुर जी ने बोला था कि कांग्रेस बहुत मजबूत है, आपने उनको बीच में रोक दिया था। आगे भी बोलना चाह रहे थे वो। कांग्रेस बहुत मजबूत है, और सपा लड़े, आम आदमी पार्टी लड़े, कोई भी लड़े, मध्य प्रदेश की जो जनता का मन है वो कम से कम 150 सीटें कांग्रेस को देने का है। हो सकता है वो 180 और 200 तक चली जाए। बची हुई जो 50-60 सीटें हैं उसमें बीजेपी भी रहेगी, सपा भी रहेगी, आम आदमी पार्टी भी रहेगी, निर्दलीय भी रहेगी, संविधान है। मतलब आपने साफ कर दिया कि कांग्रेस को केवल 150 प्लस सीटें मिलने जा रही मध्य प्रदेश में। 200 भी बोला है मैंने, आपने शायद पूरा सुना नहीं, मैंने 150 प्लस किया। 150 प्लस में 200। हाँ, आप तो बुरा मान गए। 150 प्लस में 230 भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। एक बात तो सुनिए, बीजेपी हमेशा पिछले चुनाव में भी कहा था 200 पार। इस बार बीजेपी 150 पार बोल रही है। 50 तो वो स्वयं से नीचे आ चुकी है। बीजेपी का नारा यही होता था 200 पार। 200 पार ही बोलती थी। 50 सीटें वो अपने से नीचे आ चुकी है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तीसरी सबसे बड़ी बात है,
जो मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो धोखा हुआ था खरीद फरोख्त का। हाँ। एक महीने जो बेंगलोर रहे थे और कोरोना जो समय था, उस समय एक महीने बेंगलोर रहने के कारण, कोरोना के कारण ठीक है, मतलब इस बार आप बहुत सतर्कता बरत रहे हैं राम पांडे जी, और बहुत सावधानी से टिकट देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। समय के अभाव के चलते चर्चा को भी हमें विराम देना पड़ेगा, और लगातार अब सभी राजनीतिक दल पूरी सक्रियता बरतते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि दरअसल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा प्लान बनाया, वहीं कांग्रेस भी रणनीति बनाती नजर आ रही है।